नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इस आवाज का आगाज अब नए प्रवास के लिए तैयार है। देश में तीसरी बार मोदी सरकार है। ये वो चेहरा है जिसे देश ने तीसरी बार अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी है। नरेंद्र मोदी वो नाम है जिन्हें जनता ने लगातार तीसरी बार चुना भी है और सुना भी है, और उन्होंने भी तीसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ये भी बता दिया है कि आंकड़े कुछ भी कहें, मोदी न बदला है और ना ही बदलेगा। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। नतीजे आने के पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार सरकार आने पर अगले 100 दिनों का एजेंडा तैयार है। शपथ ग्रहण के अगले दिन से ही मोदी सरकार अपने एजेंडे पर लग जाएगी। विकसित भारत का हमारा जो सपना है, आने वाले 25 वर्ष, पहले मैंने 10 साल कहा था, यहां मैं 25 साल कह रहा हूं। आने वाले 25 साल महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वो एजेंडा क्या है। वोकल फॉर लोकल में तेजी, रीजनल टूरिज्म पर जोर होगा, ग्रीन एनर्जी पर काम होगा, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन जॉब, ग्रीन मोबिलिटी पर काम होगा, भारी निवेश होगा, राज्यों को लाभ के लिए हर मुमकिन कदम, पिछड़े गरीब की हिस्सेदारी बढ़ेगी, नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी। दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है। अब हमारा काम है हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को विकसित करें, हमारी विरासत के प्रति हम हमारा पर्यटन का विकास करते हुए एक विन विन सिचुएशन का हम फायदा उठाएं, और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर स्तर के लोग कमाते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी बड़ी होटल वाला भी कमाता है, हर कोई इसमें कमाता है। और हमने टूरिज्म के हम बल देना चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र खुले हैं, इसका फायदा उसको मिलता है। एयरवे हो, रेलवे हो, हमारे एक्सप्रेस वे हो, ये हमारा यातायात जितना बेहतर हो, और हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी का जो काम है, कि इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्राउंड तैयार कर रहा, और जिसका फायदा मिलने वाला है। और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिज्म, इसको एक बल देने का काम है। माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के देश चलाने का ढंग औरों से अलग है, और मोदी का भी यही मानना है कि देश तो मोदी के स्टाइल से ही चलेगा। लेकिन क्या है मोदी का स्टाइल, ये भी देख लेते हैं। डेडिकेशन के साथ इम्प्लीमेंटेशन होगा। 24/7 मोदी अवेलेबल रहेंगे, इंडिकेशन दे दिया है, कंफर्मेशन भी हो गया है। मोदी 3.0 का संकल्प ले लिया है, टारगेट फिक्स कर दिया गया है। मोदी इस बार कई अहम मुद्दों के साथ जहां 3.0 सरकार चलाने के लिए शपथ लेंगे, तो वहीं उन्होंने देश को इस बार कई गारंटी भी दी है। अब वो गारंटी क्या है, आपको ये भी जानना चाहिए। इस बार की मोदी सरकार में गुड गवर्नेंस पर जोर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ हरोर होगा, मिडिल क्लास एश्योर होगा, नारी शक्ति पर काम होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा,
विकास का नया दौर होगा, विकसित भारत का सपना साकार होगा, युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से, और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। आखिर पीएम 10 साल तक गुड गवर्नेंस की बात क्यों कर रहे हैं और मिडिल क्लास की आखिर क्यों कर रहे हैं चिंता पीएम मोदी? उसका कारण है इस बार के चुनाव के दौरान आंकड़ों का आना, जिसके अनुसार मिडिल क्लास और पीएम के बीच दूरी पाई गई। आइए समझते हैं कैसे। जो पुअर क्लास 2014 में 24% मोदी के साथ था, वो 2019 में 36% हो गया, लेकिन 2024 में सिर्फ 1% बढ़कर 37% हो गया। लोअर क्लास की बात करें तो 2014 में 31% था, 2019 में 36% हो गया, लेकिन 2024 में 1% घटकर 35% रह गया। वहीं मिडिल क्लास की बात करें तो 2014 में 32% था और 2019 में 38% हो गया, लेकिन इस बार 2024 में ये 3% घटकर 35% रह गया। इसके साथ ही अपर क्लास की बात करें तो 2014 में 38% था, 2019 में ये 44% हो गया और 2024 में ये घटकर 41% रह गया। देश में इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बहुत उतार चढ़ाव हुए, फिर भी देश की जनता ने तीसरी बार पीएम मोदी को पीएम बनने का मौका दिया, जिसका पीएम ने भी दिल से स्वागत किया और कहा, देश जब 2047 में आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब ये नतीजे, ये साल, ये उन सपनों को पूरा करने का पड़ाव बनेगा। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी हम उसी गति के साथ उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। इस लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर विपक्ष ने बीजेपी और पीएम पर काफी हमले किए, लेकिन एक तस्वीर से पीएम ने सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि पीएम मोदी संविधान के उपासक और सेवक हैं।
सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण 30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है। सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। एक दूसरे का सहयोग किया है। हर किसी ने यही सोचा, जहां कम वहां हम। अगर कोई कमी है तो मैं आऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हें कमी नहीं रहने दूंगा। जहां कम वहां हम, ये हर कार्यकर्ता ने जी करके दिखाया। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो विपक्षी दलों ने जितनी मिल के सीटें जीती, उतनी बीजेपी ने अकेले ही जीत ली और विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। एनडीए के सभी नेताओं ने जहां अपने अपने दायित्वों की ओर रुख किया, तो वहीं पीएम मोदी ने भी इसे एनडीए की महाविजय बताया और कहा, ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। 24 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में कितनी मजबूती से काम करेगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनके तेवर में जरा सी भी कमी नहीं आएगी, ना ही उनके काम करने का अंदाज बदलेगा और विपक्षियों पर हमले की धार में भी जरा सी भी कमी नहीं आने वाली है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए। और लगातार ईवीएम को गाली, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल तो जुलूस निकाले। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाए, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल तो जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे,
क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। चुनाव 2014 के हो या 2019 के, दोनों ही बार बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत मिला था। 2024 में बीजेपी बहुमत से कुछ कदम दूर रही, हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था कि पहली बार पीएम मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे और ये उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देंगे। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 तीन चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के तीन चुनाव जोड़ूं, इन 3 चुनाव में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। विपक्ष के इस नैरेटिव का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में दिया। उन्होंने विपक्ष पर हमला भी किया और नीति और नीयत के सवालों को कटघरे में खड़ा भी कर दिया। हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। इस बीच की चीजों को आप देखिए, योजनाबद्ध तरीके से देश को हिंसा की आग में झोंकने का भाषण बयान दिए जाते हैं। यहां इकट्ठे होना, यहां पहुंचना, यहां करना। कुछ लोग इस चीज को गंभीर नहीं लेते, लेकिन ये बहुत गंभीर है। आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी व्यवस्था को अनादर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहौल बना दो कि बस आग लगा देंगे। एनडीए सरकार को लेकर विपक्ष के हर सवाल, हर हमले का जवाब एनडीए की बैठक में मिल गया और जवाब उन्हीं लोगों ने दिया जिनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही थी। वह लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है, इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं। सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी as the leader of India parliamentary board. I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party. आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। लेकिन इस एनडीए गठबंधन में विपक्ष सबसे ज्यादा सवाल नीतीश कुमार पर ही खड़े कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए को खुला समर्थन देकर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। इधर नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में विपक्ष को अपने निशाने पर लिया तो संसद का पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। यहाँ तक पीएम मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज इस तरह से भी ये करेंगे, बहुत अच्छा है।
और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया है। लेकिन मौके की नजाकत को भांपते हुए हंसी ठिठोली के बीच भी नीतीश कुमार पीएम मोदी के बिहार से किए गए वादे को याद दिलाना नहीं भूले। बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग को पूरे तौर पर हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। आप जितने लोग साथ हुए हैं बहुत अच्छा, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार ने जो वादा याद दिलाया है उसका असली मतलब भी समझिए। ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। विशेष राज्यों को केंद्र स्पेशल पैकेज टैक्स में छूट देता है। विशेष दर्जे से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। राज्य में उद्योग को टैक्स में रियायत मिलती है। केंद्र की मदद से 90% अनुदान और 10% कर्ज होता है। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। देश के पहले पीएम रहे जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। बुधवार को एनडीए की बैठक में शामिल गठबंधन के नेता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने भी इस बात पर जोर दिया कि जल्द से जल्द सरकार का गठन किया जाए। एनडीए की बैठक में क्या क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। पीएम मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया। पीएम के विकसित भारत के क्लियर विजन में एनडीए साथ। एनडीए के नेता गरीबी खत्म करने में पीएम के साथ हैं। देश को आगे बढ़ाने में पीएम की भूमिका की नेताओं ने सराहना की। नेशन बिल्डिंग में पीएम मोदी की मेहनत को एनडीए नेताओं ने सराहा। दुनिया में देश का मान बढ़ाने में पीएम के योगदान की तारीफ की गई। पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया है। इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी का पीएम बनना जब तय हुआ तो बधाइयों का तांता लगना भी शुरू हो गया। सबसे पहले ट्वीट करने वालों में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी रही। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आपके अच्छे काम और जीत के लिए बधाई। मॉरिशस के प्रविंद कुमार जगन्नाथ, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, नेपाल के पीएम कॉमरेड प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने भी बधाई दी। आइए अब आपको पीएम के शपथ ग्रहण से जुड़ा एक आंकड़ा भी दिखाते हैं। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद शपथ ग्रहण हुआ था। 2019 में नतीजों के 7 दिन बाद शपथ ग्रहण हुआ था। 2024 में नतीजों के 5 दिन बाद शपथ ग्रहण। जहां एक और विपक्ष ने अपनी हार मान ली और संसद में विपक्षी दल बनकर बैठने को तैयार हो गया है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के ही कुछ नेता नीतीश कुमार को लेकर कई अटकलें लगा रहे थे। नीतीश कुमार के बाद अब जेडीयू के नेताओं ने भी इन अटकलों पर अपनी जुबानी ब्रेक लगा दी है। साथ ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल को लेकर भी कई अफवाहें फैला रही थी, जिस पर एनडीए के नेताओं ने ब्रेक लगाने का काम किया है। एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहें। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। मंत्रिमंडल की मांग और गठबंधन के साथ को लेकर उड़ रही अफवाहों पर एनडीए के नेताओं ने विराम लगा दिया है। साथ ही पीएम मोदी के शपथ को लेकर पूरा एनडीए उत्साहित भी है। तपोनिष्ठ प्रधानमंत्री, जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है,
एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। मोदी सरकार ने 2014 और 2019 में अपनी सत्ता का फायदा पूरी जनता तक पहुंचाया। यही नहीं, मोदी सरकार ने तो कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनका डंका पूरी दुनिया में बजा। अब आपको मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में हासिल की गई टॉप 10 उपलब्धियों के बारे में भी बताते हैं। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश, सबसे तेज 5G रोल आउट का रिकॉर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज, सर्वाधिक देशों की भागीदारी वाला योगा सेशन, दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, डिजिटल पेमेंट में भारत रहा टॉप पर, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग, दीपोत्सव का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी अब देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद वे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने को दी गई है। पिछले 2 कार्यकाल में उनके प्रदर्शन देखने के बाद जनता ने फिर से उन्हें सत्ता के शीर्ष पर बैठाया है। अब देखना ये होगा कि मोदी 3.0 का कार्यकाल, कामकाज और प्रदर्शन उन्हें किस नई ऊंचाई तक पहुंचाता है।